Hello friends, let us continue with our lecture 3. In this part, we shall see the fundamental rights. By now, we have completed Article 1 to 4 under Part 1 of the Constitution and Article 5 to 11 under Part 2 of the Constitution. आप लेक्चर 1 देख सकते हैं, उसके MCQ लेक्चर 2 में है और लेक्चर 2 का MCQ लेक्चर 3 में है, which we are going to start now. So, the first question from citizenship chapter means part 2 is which one among the following has power to regulate the right of citizenship in India. इनमें से किसके पास सिटीजनशिप रिलेटेड पावर्स को रेगुलेट करने का राइट है? ऑप्शन ए यूनियन कैबिनेट, बी पार्लियामेंट, सी सुप्रीम कोर्ट, डी द लॉ कमीशन. होपफुली आप लोग अटेम्प्ट कर चुके होंगे. इसका आंसर है बी द पार्लियामेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. वैसे लोग जो कि इंडियन ऑरिजिन के हैं लेकिन इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वैसे लोगों के राइट्स किस आर्टिकल से डिराइव होते हैं? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 8. डिटेल से जानने के लिए आप लेक्चर 2 देख सकते हैं. नाउ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. इसमें राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. इसमें की पॉइंट लेंगे. की पॉइंट कह रहा है टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. वैसे लोगों का राइट्स किस आर्टिकल में डिफाइन किया जाता है? तो ये है आर्टिकल 6. आर्टिकल 5 से स्टार्ट हो रहा है सिटीजनशिप. आर्टिकल 5 में डिस्कस किया गया है कि इंडिया का सिटीजनशिप ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस किस तरह से मिला है. वो आर्टिकल 5 में डिस्कस्ड है. आर्टिकल 6 में डिस्कस किया गया है वैसे लोगों के राइट्स जो कि पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किए थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेटर वर्ड. लिस्ट 1 का बी पार्ट बोल रहा है द पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स. जो खुद से फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर कर रहा है वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा. इसके रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 9. अगर आप ये दो ऑप्शन भी कर लेते हैं तो आप यहाँ पर कोड में देख रहे होंगे कि डी मैच कर रहा है. नो अदर ऑप्शन इज मैचिंग, बट फॉर आवर नॉलेज वी आर सीइंग सी एंड डी ऑप्शंस ऑल्सो. सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, वो आर्टिकल 5 में मैंशनड है. एंड राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान. तो जो पाकिस्तान चले गए तो 5 वाला जो कमेंसमेंट के टाइम में इंडिया में ही रह गए, 6 जो कमेंसमेंट के टाइम पे इंडिया आ गए, 7 जो कमेंसमेंट के टाइम पे पाकिस्तान चले गए. एंड हेंस आवर आंसर कंप्लीट्स. तो इसमें आपने कितना स्कोर किया वगैरह बता सकते हैं. कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं. नाउ लेट अस प्रोसीड विद आवर बेयर एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ से मैक्सिमम MCQ आता है और UPSC में काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए. हर एक वर्ड को लोग पकड़ते हैं और उस पर एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं. जस्ट लाइक यू विल सी फर्स्ट एग्जाम्पल हियर. आर्टिकल 12 definition. In this part, unless the context otherwise requires, the state includes government and parliament of India and the government and legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under control of government of India. So एक MCQ तो इस तरह से बन सकता है यहाँ पर कि अंडर आर्टिकल 12 द स्टेट इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़. लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ काफ़ी वाइड डिफिनीसन हो जाता है. इसमें पंचायत एंड जो सिविल सर्वेंट्स अगर कुछ लोकल लॉ बना रहा है वो सब भी इंक्लूड होगा. इसमें एम्बिग्विटी भी पूछी जा सकती है कि द स्टेट डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 एंड द स्टेट डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 क्या सेम है या डिफरेंट है.
और अगर डिफरेंट है तो किस प्रकार से डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली 200-250 वर्ड के लिए इसमें बनाया जा सकता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा दोनों आर्टिकल में क्या लिखा है, वो तो 2-2 लाइन है। एंड बियॉन्ड दैट आपको एक्सप्लेन करना होगा कि दोनों आर्टिकल किस तरह से इम्प्लाई कर रहे हैं और उसका आगे के रूल्स रेगुलेशंस पे किस तरह से फ़र्क पड़ता है। नाउ लेट अस प्रोसीड विद आर्टिकल 13। द लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वैसे लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ तर्कसंगत नहीं है। इसके अंदर क्लॉज 1 बोल रहा है, ऑल लॉज इन द फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कंस्टिट्यूशन और इन सो फार as they are inconsistent with the provisions of this part shall to the extent of such inconsistency be void। वैसे सारे लॉ जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पर लाए गए थे और इस पार्ट के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, वो सब void माने जाएंगे। मतलब जो भी इनकंसिस्टेंट है, आप इस पैराग्राफ का लास्ट वर्ड देखिए, जो भी इनकंसिस्टेंट है वो void माने जाएंगे। नेक्स्ट क्लॉज 2 बोलता है इसका, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। तो अगर कोई लॉ ऐसा बनाया जा रहा है जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के अनुसार नहीं है, या फिर उस लॉ का कोई पार्ट है जो कि इसके अनुसार नहीं है, तो उस लॉ को या उस लॉ के उस पार्ट को वॉइड माना जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे पूरे लॉ को अगर इसमें ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या पूरे लॉ को ही वॉइड किया जाएगा अगर उसका कोई पार्ट है इनकंसिस्टेंट है, तो नहीं। आप देखेंगे इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज, तो जो पार्ट इनकंसिस्टेंट है सिर्फ उसको वॉइड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लॉ में छोटी मोटी त्रुटियां तो पूरे लॉ को ही वॉइड कर दिया जाए। थर्ड क्लॉज बोलता है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स अ लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम और यूसेज हैविंग इन टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। बी पार्ट, लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area। तो लॉज इन फोर्स बोला जा रहा है वैसे लॉ को जो कि पहले लेजिस्लेचर के द्वारा या फिर किसी कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास कराया गया था और पीछे कभी रिपील नहीं किया गया था, उनको लॉज इन फोर्स बोल रहे हैं। नॉट विद स्टैंडिंग दैट एनी सच लॉ और एनी पार्ट देयर ऑफ मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन आइदर एट ऑल और इन पर्टिकुलर एरिया। तो इसमें वो लॉज इंक्लूड नहीं होंगे जो कि ऑपरेशन में नहीं है या फिर कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सो इसमें आपको एक झलक दिखेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स जो आए थे आज़ादी के जस्ट पहले, एक सीरीज़ में कुछ एक्ट्स आए थे, तो उनमें से कुछ लॉज को रखते हुए देखा जा रहा है आगे के फंडामेंटल राइट्स को। फोर्थ पार्ट देखेंगे, मतलब फोर्थ क्लॉज, सॉरी, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो इस पार्ट में जो कुछ भी दिया गया है आर्टिकल 368 के अंदर अगर अमेंडमेंट किया जा रहा है तो ये उस पर इम्प्लाई नहीं करेगा। नाउ आर्टिकल 12 और 13 जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर जनरल डिफिनीशंस हैं। अब हम लोग आ रहे हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी स्टार्ट होता है आर्टिकल 14 से, जिसमें बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के नज़रों में इक्वलिटी कैसे मेंटेन की जा रही है या की जाएगी। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट का डिफिनीशन आर्टिकल 12 में आपको मिलता है और इसमें बताया जा रहा है कि स्टेट विल शैल नॉट डिनाई, अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो फिर स्टेट विल नॉट डिनाई, स्टेट को अधिकार दिलाना है। आर्टिकल 15,
इस पर एक बार एक MCQ भी मैं डिस्कस कर लूँ। आर्टिकल 14 में अगर ये पूछता है कि अगर किसी का इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस लॉ का हनन हो रहा है या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का हनन हो रहा है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हिम और हर द इक्वल राइट्स। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिया जा सकता है। हो सकता है वो स्टेट के डिफिनीशन को अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ करके दे, या फिर उसमें से एक ऑप्शन स्टेट दे। देन स्टेट इज ब्रॉडली कवरिंग ऑल द पार्ट्स। ये ध्यान देने वाली बात होगी। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इनमें से किसी आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो वो चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है अंडर आर्टिकल 15। तो MCQ इस पे ऑलरेडी आ चुका है, UPSC में भी आ चुका है, स्टेट PCS में भी आता रहा है कि अंडर आर्टिकल 15 देयर शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। तो ये ग्राउंड से ध्यान में रखना है रिलीजन, रेस कहते हैं जनरली रंग भेद को। रंग भेद से भी ज़्यादा ब्रॉडर डिफिनीशन हो सकता है, मतलब एक तरह से कास्ट भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं रेस के अंदर आ जाता है, जिसमें डिफाइन कर दिया जाता है कि नहीं, तुमको सोसाइटी में बस इतना ही रोल निभाना है, इससे ज़्यादा तुम्हें आगे नहीं आना है। ऐसा जनरली रेसिज्म का मोस्टली केस आपको अफ्रीकन एंड अमेरिकन नेशंस में मिलता है। इंडिया में कम मात्रा में है, इंडिया में मोस्टली वो कास्ट रिलेटेड है। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो रेस का एक और डिफिनीशन, एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे अमेरिका में ब्लैक्स वर्सेस वाइट चलता रहता है, वो बहुत ही कॉमन है। दूसरे तरफ से ब्लैक्स के लिए एक टाइम पे वर्क एरिया फिक्स कर दिया गया था कि तुम्हें इतना ही काम करना है। वो लोग एग्जीक्यूटिव में नहीं आते थे, पब्लिक फेस नहीं बनते थे, एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं होते थे ब्लैक्स। बट बाद में लॉज लाए गए और मतलब वो लोग भी काफ़ी ऊपर आया, और अभी आप देखते होंगे बहुत सारे हॉलीवुड मूवी में या फिर अमेरिकन सीरियल्स में ब्लैक्स को भी काफ़ी रेप्यूटेड पोस्ट दिया जाता है। हालांकि उस चीज़ में इंडिया में अभी भी कमी है। आप इंडिया में बॉलीवुड में देखेंगे कोई भी लीड एक्टर का टाइटल दास या ऐसा कुछ, मतलब लोअर कास्ट से बहुत कम मिलेगा। मोस्टली तिवारी, त्रिपुरारी, त्रिपाठी ही मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी फीड किया जा रहा है कि समृद्ध कौन है, ऑर्डर चलाने वाला कौन है। ये इंडिया में अभी तक चल रहा है और ये सिनेमा के माध्यम से भी फीड हो रहा है। इसके बारे में द हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था, और वो गौरतलब करने वाली चीज़ है, मेंस में काम आ सकता है लिखने के लिए, कि हाउ सोशल परसेप्शन इज मेड थ्रू सिनेमा। तो आर्टिकल 15 के सब पार्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जिसमें आप एक देख लीजिए जस्ट फॉर नॉलेज, यहाँ से ज़्यादा MCQ बनने के चांसेस नहीं है। ये तो जस्ट ऊपर वाले पार्ट को ही रिपीट किया गया है, यहाँ पर लगाया गया है सब्जेक्ट टू एनी डिजेबिलिटी, लिएबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस ऑफ शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस हो सकते हैं कि आपको वहाँ पर किसी खास कारण से ना जाने दिया जाए। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक शॉप में एक्सेस सबको ही रहेगा। हो सकता है वो कुछ पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए हो, जैसे कि लेडीज स्पा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मतलब जैसे जा करके बोले कि हमें भी यहीं पे स्पा करवाना है, आप हमें क्यों नहीं स्पा करोगे। तो दैट इज़ सेपरेट थिंग। और जैसे पब्लिक रेस्टोरेंट, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हम यहाँ पे बैठ कर कहीं क्यों खाएंगे, हम किचन में जाकर खाना खाएंगे रेस्टोरेंट के अंदर। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शंस है, उसको भी एक्सप्लेन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। बी पार्ट में बोल रहा, द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स और एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक। एक्चुअली इसका कहने का मतलब है इन चीज़ों को एक्सेस करने के लिए कोई प्रोहिबिशन नहीं होगा, सब्जेक्ट टू ये कुछ मिनिमम कंडीशंस। अब जैसे कोई डिजेबल पर्सन ये बोलेगा कि मेरे को आइस स्केटिंग करना है, हो सकता है रोक दें। कोई हार्ट का मरीज बोलेगा बंगी जंपिंग करना है, हो सकता है उन्हें रोक दें। वो वहाँ पे इक्वल राइट्स नहीं मांग सकता कि भाई मुझे क्यों नहीं करने दिया जा रहा। बट ये सब चीज़ें अलाउड हैं।
जैसे बाथिंग घाट्स। अब यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि भाई गंगा नदी हिंदुओं के लिए है तो गंगा नदी के घाट पे मुस्लिम स्नान नहीं करेंगे, नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है आपको। अगर वो भी गंगा घाट पे स्नान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। दिस वन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप आर्टिकल 3 देखिए, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है बिकॉज अलग अलग तरह से एमसीक्यू बनता है। वीमेंस के लिए स्पेशल अगर कुछ कानून बनाना है ताकि उन्हें इक्वलिटी मिल सके, विच इज़ डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तो आपको इसमें पार्टिकुलरली पूछा जा सकता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 या फिर आर्टिकल 16, बिकॉज बोथ आर वेरी मच रिलेटेड। तो वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में डिफाइन है। इसके बाद स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन एंड और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में डिफाइंड है। तो इन की पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, क्लॉज 3, क्लॉज 4। क्लॉज 5 में आ जाइए, ये फिर से डिफाइन कर रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन। तो आर्टिकल 19 जहाँ राइट टू फ्रीडम देता है, आप उससे कंपेयर करते हुए बोल रहा है कि उसमें लिखी हुई आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके तर्क में आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि स्टेट एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। आप देखेंगे ये इस पर ये 1 मार्क किया हुआ है, इसको रेफ़र करने का तरीका होता है, आप नीचे देख सकते हैं, इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो इसके तहत अगर रिजर्वेशन वगैरह आपको ओबीसी का मिल रहा है तो वो इसके तहत मिल रहा है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। ओबीसी SC ST क्लॉज 5 के तहत मिल रहा। आगे आएंगे क्लॉज 6 का पार्ट ए एंड पार्ट बी, इसमें आपको पता चलेगा EWS रिजर्वेशन इसके द्वारा दिया गया है। पहले देख लेते हैं ये इंसर्ट कब किया गया है, क्लॉज 6। दिस इज इंसर्टेड बाई 2019 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीरियल नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4 एंड 5। 4 एंड 5 में क्या मेंशन था जी, 4 में बात कर रहा है एजुकेशनली बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 5 में बात कर रहा है ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन दोनों के अलावा इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, एक स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है जिससे कि उनको राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड हो पाए। इसका बी पार्ट कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4 and 5 इन सो फार एज स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन whether aided or unaided by a state other than the minority education institution referred to clause 1 of article 30, which in the case of reservation would be in addition to existing reservation। सो ओवरऑल वही कह रहा कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के अलावा ये होगा। इसमें मैक्सिमम लिमिट 10% रखा गया है। में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लगता, बट इस तरह का MCQ पूछ सकता है कि ये 10% का कैप कहाँ पर डिफाइंड है, तो वो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 सब क्लॉज बी में है। दूसरा चीज़ इसमें ये MCQ पूछ सकता है कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते। कोई सपोज जनरल कैटेगरी से है बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, सपोज वो राजपूत हो, लाला जी हों, वो ये नहीं बोल सकते कि भाई हमें मदरसा में एडमिशन चाहिए, बिकॉज दैट इज़ स्पेसिफिक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो वहाँ पर रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है, कौन डिफाइन करेगा, किस बेसिस पे डिफाइन करेगा? देयर आर 2 बेसिस, वन इज फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। तो ये ब्रॉड है, पार्लियामेंट इस पर डिसीजन ले सकती है फ्यूचर में। अभी लैंड और एसेट वगैरह देखा जाता है इनकम के अलावा।
सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस लेक्चर, और इसके रिगार्डिंग MCQs भी आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आर्टिकल 16 ऑनवर्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।